Thank you so much, sir, for being with us in our annual day celebration. Now I request to sir, please come up and bless us with your kind words. अब मैं आग्रह करूंगी सर से कि सर अपने शब्दों से हम सभी को अनुग्रहित करें। हम सभी ने आपका बहुत इंतजार किया है। एम्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रथम वार्षिक उत्सव में उपस्थित इस विद्यालय की फाउंडर डायरेक्टर मिसेस सुमन मिश्रा जी, विद्यालय के मैनेजर श्री कृष्णा तिवारी जी, कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन कर रही सुश्री सीति सिंह जी, कुलदीप जी, व्यवस्थापक जावंत्री सिंह जी, विद्यालय के सभी सम्मानित अध्यापकगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, आए हुए सम्मानित भाइयों बहनों, छात्र छात्राएं और पत्रकार मित्रों, अभी मुझे सुमन जी ने बताया कि इस विद्यालय का ये प्रथम वार्षिक उत्सव है। मेरा भी सौभाग्य है कि पहले ही एनुअल फंक्शन में मुझे उन्होंने आमंत्रित किया और मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस वार्षिक उत्सव पर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में शिक्षा का क्षेत्र किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए जहां आवश्यक होता है, वहीं इस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो कई लक्ष्यों को लेकर के और कितना बड़ा काम अपने समाज के लिए कर रहे हैं, ये हम जब उनका आकलन इस तरह करते हैं कि किसी भी व्यक्तित्व के विकास के लिए बौद्धिक विकास सबसे जरूरी चीज होती है और बौद्धिक विकास के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एकेडमिक शिक्षा बौद्धिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये काम सुमन जी अपनी टीम के साथ कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बालक बालिकाओं के बौद्धिक स्तर के साथ उनके व्यक्तित्व विकास के लिए काम कर रही हैं, जो न केवल समाज के निर्माण में अपना योगदान करता है बल्कि राष्ट्र के निर्माण में भी उनका बड़ा योगदान होने वाला है। मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और इस अच्छे काम के लिए उनको अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वो सदैव अपने काम में सफल हों। हम सब जानते हैं ये देश बहुत पुराना देश है, हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं। ये देश ज्ञान का स्रोत ऐसे रूप में प्रसिद्ध था। हजारों वर्ष पूर्व इस देश का सम्मान पूरे विश्व में इस तरह का था, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से यह देश पूरी दुनिया के श्रेष्ठतम देशों में गिना जाता था। और ये इसलिए गिना जाता था क्योंकि हमारे देश में शिक्षा और विद्या की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी थी। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे इस देश की प्रसिद्धि बढ़ती गई, पूरी दुनिया जब भारत को सोने की चिड़िया ऐसे नाम से पुकारने लगी, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको लगा कि इस सोने की चिड़िया के पर नोच लेने चाहिए, और ऐसे लोगों ने इस देश पर अनेकों आक्रमण किए जिससे हमारी परंपराओं को ठेस पहुंची। जिस रास्ते पर यह देश चल करके पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम कर रहा था, उसमें रुकावट आई
और एक समय ऐसा आ गया जब हमारी गुरुकुल की परंपराएं, जिनके माध्यम से उस समय संस्थानिक शिक्षा होती थी, एकेडमिक एजुकेशन दी जाती थी, वो परंपराएं छिन्न भिन्न हो गई। धीरे धीरे ब्रिटिश शासन आया। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने देश के कानून के मुताबिक हमारे देश में कैसी शिक्षा हो और उस शिक्षा का क्या उपयोग हो, उस दृष्टि से ब्रिटिश साम्राज्य ने मैकाले की शिक्षा नीति को यहां पर लागू किया। और उस शिक्षा नीति का एक ही उद्देश्य था कि उस शिक्षा नीति के माध्यम से जो लोग पढ़ाई लिखाई करके आए वो सरकारी नौकर बने, क्योंकि उनको अपने साम्राज्य को, अपने शासन को चलाने के लिए सरकारी नौकरों की जरूरत थी, जिनकी पढ़ाई लिखाई उनके कामकाज के हिसाब से हुई हो। दुर्भाग्य से देश की आजादी के बाद भी लगभग वैसी ही परंपरा हमारे देश में चलती रही। परिणाम स्वरूप आज भी कोई बच्चा जब स्कूल से पढ़ाई करके पूरी निकलता है तो सीधे वो सरकारी नौकरी ही ढूंढता है। शिक्षा, जहां मैंने शुरुआत में कहा कि बौद्धिक स्तर को जहां एक मानक पर स्थापित करती है, वहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के द्वारा दुनिया की चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य उसमें आए, उसमें हर चुनौती का समाधान निकालने का आत्मविश्वास हो, उसके लिए शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो परंपरा, जो बीज यहां पर ब्रिटिश साम्राज्य ने बोया था, वो बीज यहां पर वट वृक्ष बन गया। हमारे देश की सरकारों ने, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें थी, मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने शिक्षा हमारे देश की कैसे हो, हमारे देश की शिक्षा नीति में क्या बदलाव हो, इस पर कभी उन्होंने विचार नहीं किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये कहा था कि हमारा देश हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और परंपराओं का देश है। ये ज्ञान का, ये क्षमताओं का, योग्यता का और सामर्थ्य का देश है। इस देश का विकास करने के लिए हमको अपने देश की तरफ देखना होगा, हमारे देश की जो ताकत है उसको पहचानना होगा। लेकिन पूर्व की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और परिणाम स्वरूप हमारे देश में न केवल बेरोजगारी बढ़ती गई, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य ही मात्र सरकारी नौकरी पाना रह गया। और परिणाम स्वरूप अनेकों चुनौतियां इस देश के सामने आई। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां अनेकों विषयों को इस देश के विकास के लिए चुना, जहां उन्होंने कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए काम किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, नौजवानों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो उसकी बात की, वहीं उन्होंने जोर दिया कि सबसे जरूरी बात शिक्षा है। अगर हम शिक्षा और कौशल का विकास करेंगे तो न केवल हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र में बदल पाएंगे, बल्कि हम अपने लोगों को विश्व के नागरिक के तौर पर शैक्षिक और बौद्धिक रूप से स्थापित करने में सफल होंगे। और उसको लक्ष्य बना करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति बनाई। नई शिक्षा नीति 2020 में हम लेकर के आए और उसके बाद लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। उसका उद्देश्य है कि हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो
इंग्लिश भाषा में नहीं अपनी बातों को कह पाते, उनकी योग्यता और क्षमता का सदुपयोग राष्ट्र के निर्माण में नहीं हो पा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अनेकों बार अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र किया है कि अभी तो हमने अपने देश की योग्यता और क्षमता का केवल 5% ही उपयोग किया है, क्योंकि 95% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनके अंदर योग्यता तो है, लेकिन उस योग्यता को कैसे वो प्रकट करें, कैसे मंच पर रखें, कैसे उसको लोगों के सम्मुख रख पाए, ऐसे उनके पास शब्द नहीं है। भाषा का सामर्थ्य जो होता है उसके माध्यम से न केवल हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, बल्कि अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप हम अपने प्रदर्शन को भी कर पाते हैं। उस दृष्टि से हमारी सरकार नई शिक्षा नीति पर काम कर रही है और 2 से 3 वर्ष के अंदर हम इस तरह की नई शिक्षा नीति को अपने देश में स्थापित कर देंगे, जहां पर हम ये व्यवस्था की है कि हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी 3 भाषाएं पढ़ाएंगे, जिसमें एक उसकी मातृभाषा होगी, एक हमारे देश की स्थानीय भाषा होगी और तीसरी भाषा वो कोई भाषा ले सकता है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, कोई भी भाषा जो वो सीखना चाहे वो सीखेगा। लेकिन जब 3 भाषाओं का ज्ञान होगा उसको और प्राइमरी स्तर से ही होगा तो वो अपनी बौद्धिक क्षमता का अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा। और इसका हम लोगों ने देखा है, प्रमाण ये है, अभी अमेरिका में 1500 ऐसे प्राइमरी विद्यालयों में अमेरिका की सरकार ने यह तय किया है कि अगले सितंबर से जो उनका प्राथमिक स्कूलों का, प्राइमरी स्कूलों का सत्र शुरू होता है, हाई स्कूल से वहां पर हिंदी पढ़ाई जाती थी, लेकिन हाई स्कूल के बाद हिंदी या इस देश की तमिल, तेलुगु ऐसी भाषाएं पढ़ने में लोगों को वहां कठिनाई होती थी। तो अमेरिका की सरकार ने यह तय किया है कि $7,000 करोड़ खर्च करके 1500 स्कूलों में प्राइमरी से ही हिंदी की शिक्षा देने का काम अमेरिका में प्रारंभ किया जा रहा है। यह हमारी नई शिक्षा नीति का प्रमाण है। ब्रिटिश शासन ने इसी सत्र से प्रारंभ कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुस्तान के लोगों की बौद्धिक क्षमता के ऊपर इस विश्व को विश्वास है, भरोसा है। हमारे बच्चों का इंतजार दुनिया कर रही है और उनको इस योग्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि न केवल हम उनको एकेडमिक शिक्षा अच्छी दें, विभिन्न भाषाओं की जानकारी दें, उसके साथ साथ उनके अंदर जो भी स्किल है उस स्किल को उभार करके उनको विश्व के नागरिक के तौर पर स्थापित करना है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 जब इस देश की आजादी का 100 वर्ष पूरा होगा तो हमारा देश दुनिया का विकसित राष्ट्र होगा। भारत इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा है और इस लक्ष्य के लिए आवश्यक है कि हम सबको भी उसके लिए तैयार होना है। हमारे अभिभावक हों, छात्र छात्राओं को जहां शिक्षा देनी है, वहीं अभिभावकों को ऐसे संस्थाओं को जो शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं उनका सहयोग भी करना चाहिए। अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए हर वो प्रयास जो उनके लिए संभव हो उसको करना चाहिए। आज भी दुनिया में 50 से ज्यादा देशों में हिंदुस्तान के 5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और अपनी क्षमता के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, अनेकों देशों में काम कर रहे हैं। आपको जान करके खुशी होगी, जब अभी हम इस स्थिति में खड़े हैं, जब दूसरे देश की शिक्षा नीति पर हम काम कर रहे थे, तो भी दुनिया में 14 देश ऐसे हैं। हिंदुस्तान अकेला देश है दुनिया का जिसके मूल नागरिक 14 देशों में या तो राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं या उप प्रधानमंत्री हैं।
ये समय आ गया है। हमारे लिए लोग कहते थे कि ये बड़ी जनसंख्या है, बड़ी जनसंख्या चुनौती हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमेशा आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। वो कहते हैं यही बड़ी जनसंख्या हमारी ताकत है। आज नौजवानों की बड़ी संख्या हिंदुस्तान में है, 65% से लोग ज्यादा यहां पर युवा हैं। इन युवाओं का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो, और जैसी हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं और हमेशा कहते हैं सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोग हो, सबका कल्याण हो। इस दृष्टि से जब हम काम करते हैं तो आज जिस तरह से 9.5 वर्ष में हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में एक ऐसी ख्याति अर्जित की है कि न केवल राष्ट्र का सम्मान बढ़ा है, प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वहीं हमारे देश के रहने वाले दुनिया में जितने देशों में लोग रह रहे हैं उन सब ने भी भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अब आज ये काम शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा भार है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इन 25 वर्षों में हम अपने छात्रों को ऐसी शिक्षा दें जो उनके देश की सारी जानकारियां उनके पास हों। इस देश में जो रिसर्च हुई है, जो ज्ञान का भंडार है, जो हमारी इतिहास और परंपराएं हैं, उनके बारे में उनको जानकारी हो, और जब वो दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो लोग सम्मान के साथ कहें कि ये बच्चा भारत से आया है, इसलिए बोलिए भारत माता की जय। ऐसे भाव से जाना है, और ये तब संभव है जब हम आत्मविश्वास से भरे हों। और आत्मविश्वास से भरा वो व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान और बौद्धिक क्षमता होती है, और वो क्षमता हमको अर्जित करनी है, कमानी है। वो आपको जहां एकेडमिक शिक्षा से मिलेगी, अपने कौशल को निरंतर विकसित करने से मिलेगी, अपने देश की ज्ञान और परंपराओं की जानकारी से मिलेगी। आज विश्व भारत का स्वागत करने के लिए तैयार है। आप सब भी अपने को तैयार करिए और पूरे आत्मविश्वास से न केवल अपने देश और भारत माँ का सम्मान बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में काम करिए, बल्कि पूरे विश्व में सभी का कल्याण हो, सब लोग सुखी हों, ऐसी विचारधारा के साथ काम करिए। मैं इस वार्षिक उत्सव के दिन पर इस विद्यालय से जिस सम्मानित हमारी जो डायरेक्टर हैं सुमन मिश्रा जी, उनको, उनकी टीम के सभी साथियों को, सभी अध्यापकगण को, छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को, जो यहाँ पर आए हुए सम्मानित अतिथिगण हैं, हमारे पत्रकार मित्रों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे बच्चों का अपने आशीर्वचन से उत्साह बढ़ाया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं।